वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। हमारा लेसन 3 चल रहा था और उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि किस प्रकार नील की खेती की जा रही थी। और जो बाकी अधिकारी लोग हैं या व्यापारी जो दूसरा काम छोड़ करके, नौकरियां छोड़ करके नील की खेती की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी वजह क्या थी वो हमने समझ ली थी। और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के भी अनेक लोग भारत में आकर नील के बागान लगाने लग गए। और उसमें भी नील की खेती 2 प्रकार की होती थी, नीच प्रकार की और रेतीय प्रकार की। तो पिछले वीडियो में हमने नीच प्रकार की जो नील की खेती होती थी वो समझ ली थी, उसकी कौन कौन सी समस्या हैं वो भी अपने पढ़ ली थी। आज उसका जो अगला टाइप है भी हमने पढ़ा था कि जो नील की खेती है वो 2 प्रकार की होती थी। ठीक है, तो क्लास 8 सोशल स्टडी पार्ट 3, ठीक है, नील की खेती कैसे होती, नीच प्रकार से और रेती प्रकार से। इसके बारे में समझ लिया था, इसकी समस्याएं आपने समझ ली थी। अब रेती प्रकार से देखो, रेती प्रकार से नील की खेती किस प्रकार होती थी। जो बागान के मालिक हैं, जिनके पास में ज़मीन है, वो क्या करते, किसानों से एक प्रकार से अनुबंध पर साइन करवाते। अनुबंध पर जो बागान के जो मालिक हैं वो किसानों को एक अनुबंध पर साइन करवाते हैं। अनुबंध का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कागज़ जिस पर बहुत सारी शर्तें लिखी हुई हैं कि आपको इस शर्त के हिसाब से ये चीज़ करनी है। शर्तें देखो कैसे, जैसे उस कागज़ पर लिखा होता है कि भाई आपको अपनी ज़मीन पर आपकी जो ज़मीन है उसके 25% पर क्या करना है, नील की खेती बोनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, सस्ती ब्याज पर, आपको कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्ज मिलेगा। और आप क्या करेंगे, अपनी ज़मीन का, जैसे मान लो एक के पास में इतनी ज़मीन, तो उसका 25% जो ज़मीन है उस पर क्या करना है, उसको नील की खेती करनी है उस किसान को। तो वो व्यक्ति जो नील की खेती करता था, जिसने इस प्रकार के अनुबंध पर साइन किए थे, अपने हस्ताक्षर किए थे, या अगर अनपढ़ थे तो उन्होंने अंगूठा लगाया था, उन किसानों को रेत कहते थे। क्या कहते थे, रेत। रेत किसान मतलब वह किसान जो बागान मालिकों के इस अनुबंध पर साइन करते थे, इस अनुबंध पर दस्तखत करते थे, उनको रेत कहते थे। और इस प्रकार के जो पूरी प्रक्रिया थी जिसके तहत वो अपनी ज़मीन पर 25% ज़मीन पर नील की खेती करेंगे, तो उनको ये जो व्यवस्था थी वो रेती व्यवस्था थी, नील की खेती का प्रकार था। अब देखो, इसमें समझना है कि आपको भी किसानों को क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, सस्ती ब्याज पर, बिल्कुल कम ब्याज पर। और एक शर्त लगाते हैं कि हम आपको ब्याज दे रहे हैं। ये बागान के जो मालिक है वो किसानों से प्रकार से अनुबंध तैयार करवाते हैं, कागज़ उस पर साइन करवाते हैं, और इसमें लिखा होता था कि हम आपको कम ब्याज पर कर्ज दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, अपनी ज़मीन के 25% पर नील की खेती करेंगे, और वो जो नील की खेती है वो हमको सौंप देना। और किसान क्या करते हैं, अपनी ज़मीन पर नील की खेती करते हैं। और इसमें ये होता है कि जो कर्ज लेते थे, कर्ज कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता। इसके अलावा जो भी नील की खेती में सामग्री उपयोग में आती थी वो सब बागान मालिकों की होती थी।
इसके अलावा जो भी उपकरण है या जो बीज हैं वो बागान मालिक देते थे, लेकिन किसानों को क्या करना पड़ता था, उसकी देख रेख करनी पड़ती थी, उसकी जुताई करनी पड़ती थी, उसकी कटाई वगैरह सब तैयार करनी पड़ती थी। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी कि रेती जो नील खेती का जो प्रकार है उसमें क्या होता था। जैसे मान लो एक किसान है, उसके पास इतनी ज़मीन है, ठीक है, मान लो एक किसान है, इसके पास में कोई बागान का मालिक आया जिसके पास पैसे हैं और इसकी इच्छा है कि मैं क्या करवाऊँ, किसानों से नील की खेती करवाऊँ। भाई नीज प्रकार में क्या होता है कि खुद ही करता है, उसके पास खुद जो ज़मीन थी उसे खुद करता था, ठीक है, लेकिन अब वो खुद तो कर रहा है, लेकिन जो किसानों के पास में ज़मीन है उनसे भी करवा रहा है, ठीक है। तो जो इस प्रकार के जो अनुबंध पर साइन करते हैं, जो नील की खेती करते हैं, उनको रेत कहते थे, ठीक है, रेत किसान। और ये जो व्यवस्था थी वो रेती हो गई। एक किसान के पास में इतनी ज़मीन है, एक बागान मालिक किसान के पास में आया और कहा कि हम आपको ब्याज देंगे, क्या करेंगे, हम आपको ब्याज देंगे कम, हम आपको कर्ज देंगे लेकिन ब्याज कम दर पर। तो हम आपको कर्ज देंगे, सॉरी ब्याज नहीं, कर्ज की बात कर रहे हैं। तो हम आपको कर्ज देंगे लेकिन कम ब्याज पर, ठीक है, और हम आपको क्या करेंगे, बीज भी देंगे, हम आपको उपकरण भी देंगे यूज करने के लिए, पूरे के नहीं देंगे, यूज करने के लिए उपकरण, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने ज़मीन पर जो ज़मीन है आपके पास उसके 25% भूभाग पर क्या करना है, नील की खेती करनी है। मतलब ये वहाँ कि आपको क्या करना है, बस नील की खेती तो करनी है, ठीक है। और नील की खेती जितना करेंगे वो आप हमको बेचेंगे, हमको दे देंगे, हम उसके आपको पैसे दे देंगे, हम अपना कर्ज जो आपको दिया है वो काट करके आपको पैसे दे देंगे, आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये लालच किसानों को दिया। लालच क्या दिया, समझ में आ गया होगा कि भी किसान के पास में जो ज़मीन है उसके 25% पर क्या करना है, आपको नील की खेती करना है, किसानों को ये कहा गया। दरअसल इस पर एक पूरा अनुबंध तैयार किया गया और साइन भी करवाए, नीचे इसमें शर्तें लिखी हुई थी और इस प्रकार से साइन करवाएं किसानों के यहाँ पर। तो किसानों को साइन भी करवाए उन्होंने, ठीक है, इसमें लिखा हुआ था कि भाई आपको ये इतना काम करना है। अब किसानों को क्या मिलने लग गया, कर्ज मिल रहा था, बीज मिल रहा था, उपकरण मिल रहा था। किसान खेती करते थे और जितनी भी फसल हुई वो सब इनको सौंप देते जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है। ये क्या करते, जितनी खेती हुई है उसको कम पैसों में खरीदते थे, उसकी जो रेट है वो कम लगाते थे, ठीक है, बाज़ार में जितनी रेट है उससे कम लगाते थे, और उसका जो भी कर्ज लिया वो काट करके ब्याज जितना भी लेना वो ले करके फिर उनको वापस अगली खेती के लिए, वापस अगले साल खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए वापस क्या करते, कर्ज देते। शुरुआत में लगता था किसानों को कि बिल्कुल सही काम है, लेकिन धीरे धीरे पता लगने लग गया कि इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर नील की खेती की है उसके बाद वहाँ धान की खेती ढंग से नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नील की खेती के जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता, और वो कर्ज ले रहे हैं, चुका रहे हैं, ब्याज लग रहा है, इस हिसाब से वो इसमें अपनी ज़मीन का इतना भूभाग तो नील की खेती के लिए खर्च कर देते हैं, ठीक है। और एक तरह से वो इस चक्कर में फंस गए थे कि भाई ब्याज लेना, कर्ज लेकर ब्याज लेना, तो एक तरह से ये चक्कर था जो किसानों से जुड़ा हुआ था बागान के मालिकों से। लेकिन बागान के मालिक ये चाहते हैं कि किसान क्या करे, अपनी ज़मीन, अपने जो जिसके पास ज़मीन है या उस ज़मीन का सबसे बढ़िया जो हिस्सा है जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है वहाँ पर क्या करें, नील की खेती करें, ताकि क्या हो, ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा लाभ मिल सके, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रकार था जिसके तहत एक अनुबंध पर साइन करवाना, फिर उन प्रकार से 25% ज़मीन पर एक खेती करवाना, ब्याज कर, जो बागान के मालिक है वो बीज और उपकरण देते थे, देखभाल, कटाई वटाई, जुताई सब किसानों का काम होता था,
ये जो नील की खेती का जो प्रकार था वो रेती प्रकार था। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रकार है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि रेती प्रकार की नील की खेती किस प्रकार की होती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रेती प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस प्रकार से रेती प्रकार में किसानों को नुकसान होने लग गया। उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से साइन करवाने के लिए मजबूर किया गया और यहाँ तक कि उनको ज़बरदस्ती ये काम करवाया। तो किसानों में क्या हो गया, अब विद्रोह फैलने लग गया। तो फिर नील का विद्रोह हुआ। नील खेती नहीं करने के लिए उन्होंने किसानों ने इकट्ठा होकर एक सरकार के विरोध में, बागान मालिकों के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया। तो अब पढ़ेंगे नील का विद्रोह। नील का विद्रोह मार्च 1859 में ये विद्रोह हुआ, पूर्ण रूप से फैला। विद्रोह कैसे हुआ इसकी भी बात करेंगे। तो मार्च 1859 के अंदर ये नील का विद्रोह हुआ। इसके तहत किसानों ने अब नील की खेती करने से मना कर दिया। बागान मालिकों का विरोध शुरू हो गया और किसानों ने तीर, भाले, कमान लेकर फैक्ट्रियों पर, जो नील की फैक्ट्रियाँ थी, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो एक तरह से अब धीरे धीरे नील का विद्रोह पूरे बंगाल के अंदर फैलने लग गया था। बंगाल के जो भी किसान थे या जो रैयत थे, जो नील की खेती करते, उनको मैंने बताया था रैयत कहते थे, उन्होंने विद्रोह शुरू किया। कर चुकाने में और खेती करने से पूर्ण रूप से उन्होंने मना किया, आक्रमण किया, तीर, तलवार, भाले लेकर फैक्ट्रियों पर, उन मिल पर। और औरतें भी इस विद्रोह में आई और उन्होंने लड़ाई करने के लिए और विद्रोह के रूप में उन्होंने बर्तनों का प्रयोग किया औरतों ने, और इस विद्रोह में उनका भी सहयोग दिखाई देता है। और जो व्यक्ति नील की खेती करता, बागान मालिकों की बात मानता, उसको समाज से बहिष्कार किया जाने लग गया कि आपको समाज से बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नील की खेती कर रहे हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो एजेंट या जो गुमांस्ता हैं, जो कर वसूली के लिए गांव में आते थे, उनको पीट कर मारा जाने लगे, उनकी पिटाई की जाती थी। और रैयतों ने, किसानों ने एक प्रकार से कसम खा ली थी कि हम किसी भी हालत में अब बागान के जो मालिक हैं उनकी बात नहीं मानेंगे। उनकी ये जो नील की जो खेती कराने का जो तरीका है, ये बिल्कुल हम नहीं मानते हैं। और अब जो बागान मालिकों के जो पहलवान थे, जो लठधारी थे, गुंडे, उनसे भी अब वो नहीं डरते थे, क्योंकि बागान मालिक हैं तो किसानों के इस विद्रोह को रोकने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए लठधारी गुंडों को रखते थे, पहलवान रखते थे। अब किसान उनसे भी नहीं डरने लगे और उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इस प्रकार की कसमें खा ली और धीरे ये बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जमींदार नील की खेती के लिए अनुबंध किसानों को देते थे और अनुबंध पर साइन करवाने के लिए कहते थे, जो जमींदार बागान मालिकों के जो अनुबंध थे उस पर साइन करवाने के लिए कहते थे, वो अब ज़मींदार भी क्या करने लगे, गांव के या जो मुखिया हैं वो भी इसका विद्रोह करने लग गए थे। जिन गांव के ज़मींदारों ने या मुखिया ने गांव वालों से कहा होगा कि भी आप इस अनुबंध पर साइन करो और खेती करो, लेकिन अब वही वापस क्या कर रहे हैं, उस नील का विद्रोह कर रहे हैं कि हम नील की खेती नहीं करवाएंगे। और उन्होंने किसानों को, काश्तकारों को, रैयतों को विद्रोह करने के लिए उकसाया और खुद गांव-गांव घूम करके ये जागृति फैलाएगी कि आपको नील की खेती नहीं करनी है। तो एक प्रकार से किसानों में जो नील का जो विद्रोह है, जो नील खेती नहीं करने का जो जोश है, वो ज़मींदारों ने और गांव के मुखियाओं ने तो फैलाया है। उन्होंने तो इस प्रकार से ये लोगों को उकसाया है कि आप क्या करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे। गांव के जो मुखिया हैं अब वो बागान के जो मालिक हैं उनका आमना सामना करने लगे, उनके जो लठधारी पहलवान हैं, गुंडे हैं, उनसे लड़ाई करने लग गए, उनका आमना सामना होने लग गया। और इस प्रकार से अब क्या होने लग गया कि पूरे बंगाल के अंदर इसका विद्रोह फैलने लग गया। और
क्योंकि ज़मींदार को लगता था कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ रही है और वो ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे ज़मीन लेकर उन पर खेती करवाते, अनुबंध तैयार करवाते और किसानों से इस प्रकार के अनुबंध पर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते। तो विद्रोह बढ़ता ही जा रहा था और इस विद्रोह को बढ़ते देखकर लोगों को लगता था, किसानों को कि ब्रिटिश सरकार हमारा क्या करेगी, सहयोग करेगी और सहयोग करने के लिए नील का आयोग भी बैठाया, उसकी भी बात करेंगे। तो किसानों को लगता था कि संघर्ष में सरकार सहयोग करेगी और सरकार को लगता था कि ऐसे कहीं और भी विद्रोह नहीं फैले, क्योंकि 1857 में 2 साल पहले तो एक क्रांति हुई थी। तो सरकार को लगता है कि जो क्रांति हुई थी, इतनी बड़ी क्रांति, कहीं ऐसा नहीं है कि और ये नील का जो विद्रोह है ज़्यादा बड़ा होकर क्रांति का रूप ले, इसलिए उन्होंने लोगों की ओर ध्यान दिया, किसानों की तरफ, और उन्होंने एक तरह से न्याय के अंदर, केस के अंदर जो भी एस्ले ईडन थे, मजिस्ट्रेट उस समय न्यायाधीश, उन्होंने फैसला सुनाया कि किसानों को नील की खेती के लिए अब ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी किसानों को खेती करवाने के लिए नील की खेती। तो एस्ले ईडन ने ये फैसला सुनाया और किसान इस फैसले से खुश थे। किसानों को लगने लग गया कि रानी विक्टोरिया ने अभी इस तरह से नील की खेती नहीं करने का आदेश या आज्ञा दे दी है, आराम से आप नील की खेती नहीं कर सकते हैं। और फिर नील की जो खेती किस प्रकार होती थी, किसानों का नुकसान है या भला है, तो इसलिए सरकार ने एक जांच आयोग बैठाया, नील आयोग जिसको कहते हैं। इस आयोग ने ये कहा कि इस अनुबंध के तहत और इस प्रकार की जो खेती थी जिसमें किसानों को कोई फ़ायदा नहीं था, और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो अनुबंध पर जो साइन कर चुके हैं उनको इस साल के लिए तो खेती करनी चाहिए और आगे के लिए वो नहीं माने, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये बात अपन को दिखाई देती है विद्रोह के रूप में। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो धीरे धीरे उन इलाकों में सरकार के अनेक अधिकारियों ने दौरा किया, देखा कि किस प्रकार नील के जो किसान हैं उनकी हालत कैसी है, किस प्रकार वो विद्रोह बढ़ रहा है उनका। और फिर मैंने बताया कि जो मजिस्ट्रेट हैं एस्ले ईडन, उसने नोटिस जारी कर दिया कि अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये अपने बात कर लिए नील के विद्रोह के रूप में। तो इस प्रकार से नील का जो विद्रोह है धीरे धीरे कम होने लग गया और जो लोग कलकत्ता में पढ़े लिखे हुए थे बंगाल के अंदर, वो नील के जो किसान थे, नील की खेती करने वाले, उनसे मिलने लगे। उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो दुर्दशा है, उनको देख करके वो अपने लेखों में लिखने लग गए और इस प्रकार से अत्याचारी बागान मालिकों के बारे में लिखते हुए पूरे बंगाल के अंदर ये बात फैला दी कि भाई हमको नील की खेती नहीं करनी है। और इस प्रकार से धीरे धीरे नील का जो विद्रोह है वो कम होता गया। और अब ये हुआ कि बागान के मालिकों का जो व्यापार है, जो नील की खेती का जो धंधा है, वो धराशायी हो गया, ख़त्म हो गया। और 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कृत्रिम रंग भी आ गए थे, तो अब नील की खेती का उत्पादन कम होने लग गया और नील खेती का उत्पादन भी धीरे धीरे मांग भी उसकी कम होती गई थी। इसके अलावा अब धीरे धीरे ये होने लग गया कि जो नील की खेती है वो अब आराम से नहीं होने लगी। बागान के जो मालिक हैं वो धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, नील की खेती नहीं करवाने के लिए वहाँ से चले गए। उनको लगता है कि किसान अब नील की खेती नहीं करेंगे। और लास्ट में महात्मा गांधी ने भी चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसके तहत किसानों की कंडीशन देखी और सरकार के विरोध में ये काम किया। जो उनका आंदोलन 1917 में हुआ था, जो चंपारण आंदोलन बिहार के अंदर, वो भी सफल हुआ महात्मा गांधी का। तो अब ये जो था उनकी कंडीशन थी नील की खेती का, वो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन करवाया था उसमें उनकी जीत हुई या सफलता मिली। तो अब पूरी तरह से नील का विद्रोह ख़त्म हो गया था। विद्रोह कैसे हुआ ये अपने समझ लिया है। और इस विद्रोह से बागान मालिकों को अब ये लगने लग गया कि हमारा व्यापार नहीं बढ़ेगा, और क्योंकि नील की जो मांग है वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी, क्योंकि अब कृत्रिम रंग भी 19वीं शताब्दी में आगे थे। और खैर धीरे धीरे इस प्रकार से नील का सिस्टम ख़त्म हो गया था और विद्रोह भी अंत हुआ। तो ये अपने नील का जो विद्रोह है उसके बारे में बात की है। अगर ये जो मैंने आपको पूरी बात समझाई है, इसको अगर आपको दोबारा सुनना है, दोबारा समझना है, तो आपको
इसको वापस देखना चाहिए। सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि नील का विद्रोह होने लग गया था। सरकार ने, एक बात ध्यान रखो कि सरकार ने किसानों का सहयोग किया इसमें। क्यों किया? क्योंकि 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। ये क्रांति हुई थी। अब सरकार को लगने लग गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो 1857 में जो क्रांति हुई है वो क्रांति क्या हो, दोबारा हो। इसलिए सरकार ने इन 2 साल बाद जो नील का विद्रोह हुआ है उसका सहयोग किया। और जो एस्ले ईडन उस समय जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फैसला सुनाया, नोटिस जारी किया कि किसानों को क्या नहीं किया जाएगा, जो जोर ज़बरदस्ती से नील की खेती नहीं करवाई जाएगी। और यह भी हुआ कि बाद में सरकार ने नील आयोग बैठाया और नील आयोग ने जांच पड़ताल की, किसानों को देखा, उनकी दुर्दशा देखी। तो उन्होंने देखा कि भी रियल में किसानों की हालत ख़राब है और इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। इस सौदे में किसानों का घाटा ही घाटा है। और उन्होंने ये कहा कि अब इस साल के लिए तो जो दस्तखत कर ली हैं वो खेती करें, अगले साल के लिए आराम से आप करें कि नहीं करें आप पर निर्भर करता है। तो इस पूरे विद्रोह में लास्ट में नील का विद्रोह जब ख़त्म होने लग गया था और 1917 में जब महात्मा गांधी ने चंपारण जो आंदोलन किया था वो इसी नील की खेती के तहत किसानों की दुर्दशा देखने के लिए और किसानों का भला करने के लिए ये एक तरह से चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण का है, आपको ध्यान रखना है, बिहार में है। ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये भी इसी का भाग है। नील का विद्रोह में ये जब आंदोलन हुआ जिसके तहत बिहार के चंपारण में जो किसान थे जो नील की खेती से परेशान थे और उनकी हालत ख़राब थी, तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से आती पहला ये आंदोलन किया था जो सफल भी हुआ था। तो नील आयोग ने ये भी कहा कि भाई अब इस साल के लिए तो आप खेती करो, अगले साल के लिए नहीं करना। और अब बागान मालिक थे, उन्होंने धीरे धीरे खेती का उत्पादन करना कम कर दिया था क्योंकि कृत्रिम रंग आ गए थे बाज़ारों में। तो अब नील की मांग भी कम होती जा रही थी और इस प्रकार से किसान भी नील खेती नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से नील का विद्रोह ख़त्म हो गया और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी पूरा हो जाता है। तो तीसरे पार्ट में क्या पढ़ा आपने एक वीडियो में समझा है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको वीडियो को दोबारा देखना है क्योंकि पहली बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखना ज़रूरी है। ठीक है, और किताब है तो किताब से भी आप अपना जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है किताब से भी एक बार पढ़े, पहले वीडियो को देखें, समझें और फिर किताब से पढ़े तो आपको किताब की भाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी। या आप किताब से पहले भी पढ़ सकते हो फिर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जो आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते जाओ। साथ साथ में आपको पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मिलते जा रहे हैं और मिलते जाएंगे। तो इसी के साथ में हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में नए पार्ट की शुरुआत करेंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।